मुंबई में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी आज फिर अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने आज उन्हें 11 बजे ही बुलाया था, लेकिन वो 3 घंटे से ज्यादा की देरी से एनसीबी दफ्तर पहुंची। अनन्या से कल भी एनसीबी ने 2 घंटे तक पूछताछ की थी। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का भी नाम है। इसी सिलसिले में एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सुनील, क्या उगलवाना चाहती है अनन्या से एनसीबी? ऐसी क्या जानकारी जिसके चलते उनको लगातार दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है? देखिए अखिलेश, आर्यन खान से अनन्या का एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स का उल्लेख किया गया है और बात कुछ इस तरह है कि क्या गांजा मिल सकता है, ऐसा आर्यन खान ने पूछा है। तो अनन्या की तरफ से जवाब है कि मैं अरेंज कर सकती हूँ। अब सवाल एनसीबी के सामने ये है कि क्या उसके बाद उन्होंने अरेंज किया था या नहीं किया था, और किया था तो किसके माध्यम से किया था। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश में है एनसीबी। कल 2 घंटे पूछताछ हुई थी, आज फिर से 2:25 पर यहाँ पर अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ आई। ये उनके नीचे कार है, आप ये बिल्डिंग है, इसको आप देख सकते हैं। एनसीबी का दफ्तर है 3री मंजिल पर, वहाँ पूछताछ चल रही है। चंकी पांडे जो है उन्हें बाहर बिठाया गया है रिसेप्शन में, और जो अनन्या पांडे से खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पूछताछ कर रहे हैं, ये जानकारी मिली है। दरअसल कल जब पूछताछ हुई थी उसके बाद रात में डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुआ है कि एनसीबी की टीम एक शख्स को लेकर आई है, उससे यहाँ पूछताछ हो रही है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कल जो थोड़ी सी बहुत जानकारी मिली थी उसके संदर्भ में ही उस व्यक्ति को लाया गया है। तो क्या दोनों का आमना सामना कराया गया, ये भी एक सवाल है जिसको जानने की हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वो शख्स कौन है, अगर अनन्या ने क्या उनको कहीं ड्रग्स से अरेंज करवाया था तो किसके माध्यम से करवाया था, इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाश रही है। अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से वो ये पता चला है कि वैसे तो अनन्या ने बिल्कुल इनकार किया है कि वो किसी तरह के ड्रग्स लेती नहीं है और नहीं ड्रग्स कोई बातचीत है, उनको याद नहीं है क्योंकि बहुत पुराना मामला है। ये 2018-19 की चैट्स की बात बताई जा रही है। उन्होंने सिर्फ ये कबूला कि हम लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स का कहीं उल्लेख नहीं है, इस संबंध में जानकारी है। लेकिन क्या वाकई में एनसीबी उनके जवाबों से संतुष्ट हो पाई है, ये अभी हमें और देखना होगा। वैसे कल भी 6:15 बजे करीब छोड़ दिया गया था क्योंकि जब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो फिर महिलाओं से पूछताछ नहीं की जा सकती। वैसा ही अभी उम्मीद है कि तकरीबन 5-10 मिनट में अभी वो बाहर निकलेंगी। लेकिन क्या एनसीबी संतुष्ट है क्या, वो जैसा मैं कह रहा हूँ वो अभी जवाब हमें नहीं मिल पाया है। अब जाने के बाद पता चलेगा कि कल भी उन्हें बुलाया गया है या फिर उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ताली और थाली बजाने से देश एकजुट हुआ। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के वक्त सवाल उठे थे कि किस तरह महामारी से लड़ा जाएगा। 100 करोड़ डोज इसका जवाब है। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें त्योहार सतर्कता से मनाना है, कहीं भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं। वेद वाक्य के साथ करना चाहता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि टीकाकरण अभियान के सामने कई सवाल भी हैं। अब भी करीब 23 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसको पहला टीका भी नहीं लग पाया है। वहीं करीब 10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी कारण टीके की पहली डोज तो लगवा ली लेकिन दूसरी नहीं ली। गुरुवार को देश भर में मनता रहा 100 करोड़ टीकों का जश्न, लेकिन कोरोना से जंग की चुनौती अब भी बाकी है। 23 करोड़ की आबादी को अभी तक पहला टीका ही नहीं लगा है, जबकि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है। बस करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टीके ले रखे हैं। 100 करोड़ में करीब 60 करोड़ टीके इन्हीं लोगों को लगे हैं, यानी 40 करोड़ से ज्यादा लोग बस एक ही टीका ले पाए हैं। अभी भी इससे जो छूटे हुए हैं उनको जोड़ना है। वी मस्ट कंप्लीट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। 75% वयस्कों ने भारत में टीका ले लिया है पहली डोज, तो 25% जो छूट गए हैं उनको पहुंचना है, उनके पास पहुंचना है, उनको लेके आना है। उनकी कोई भ्रांति है मन में, उसको हटानी है। हैरानी की बात यह है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में जिन कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया गया उनमें से बहुत सारे दूसरा टीका लेने नहीं आए। करीब 1 करोड़ 4 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली डोज ली और इनमें करीब 91 लाख ही ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज लगवाई।
वहीं करीब 1 करोड़ 84 लाख पहली डोज लेने वाले फ्रंटलाइन वर्कर में 1 करोड़ 56 लाख ने ही दोनों डोज ली। भारत सरकार का लक्ष्य फिलहाल 18 साल से ऊपर की आबादी के 94 करोड़ लोगों का टीकाकरण है। टीकाकरण के लिए करीब 94 करोड़ के एलिजिबल आबादी के लिए 188 करोड़ डोजेस की जरूरत है, जिनमें से 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। अब ऐसे में दिसंबर के आखिर तक यानी 70 दिनों में सरकार के सामने 88 करोड़ डोजेस लगाने की चुनौती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लखीमपुर खीरी में विवाद के दौरान मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को निलंबित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित होने के बाद योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से कहा कि उनका फैसला सिर माथे पर है, लेकिन हमारे समय में इंसानियत घटी है। साथ ही कहा कि सिक्की में तो घायल दुश्मन को पानी पिलाने की परंपरा है और महाभारत में भी रात को युद्ध बंद हो जाते थे। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने के लिए निलंबित किया, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी में जब अरदास कार्यक्रम था किसानों की, तो वहां पर लौटते वक्त ये एक बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई थी उसके घर भी गए। योगेंद्र जी, आप मानते हैं कि ये जायज है कि इस काम के लिए आपको 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाए? जायज़ नाजायज़ तो मेरे साथियों को तय करना है। मैंने जो किया वो बहुत एक स्वाभाविक इंसानियत के नाते, जो मैंने जीवन भर किया है, जो मेरी परंपरा मुझे सिखाती है, मेरी संस्कृति मुझे सिखाती है, मैंने वो किया। इस बहाने मोर्चा के भीतर अगर इन बारीक सवालों पर, नफासत के सवालों पर और मानवीयता के सवालों पर भी चर्चा शुरू हो तो ये बहुत अच्छा होगा। बाकी मोर्चे का फैसला है, सर माथे पे है, क्योंकि मेरे लिए मोर्चा बड़ा है, कोई भी व्यक्ति छोटा है। योगेंद्र जी, आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के लोग ये भी कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा में टूट हो गई है, दरार पड़ गई है, ये भी चर्चा होने लग गई है। आपको लगता है कि आपने ठीक किया शुभम मिश्रा के घर जा करके संवेदना व्यक्त करने के लिए? पहली बात, संयुक्त किसान मोर्चा में कोई दरार नहीं है और मोर्चे की एकता में कम से कम मेरे तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दूसरा, मैं इसके बारे में मैंने स्टेटमेंट इशू किया है। स्टेटमेंट में मैंने बताया है कि जो मैंने किया अपनी समझ और सिद्धांत के आधार पे किया, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे दूसरे साथियों को भी विश्वास में लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। उसका मैंने खेद व्यक्त किया है और ये भी कहा है कि इससे लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची उसका भी मुझे खेद है। योगेंद्र यादव जी का कहना है कि उनके सिद्धांत थे, अपने सिद्धांतों के लिए वहां शुभम मिश्रा के घर दुख व्यक्त करने गए थे, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने संयुक्त मोर्चा में जो दूसरे साथी हैं उनसे चर्चा नहीं की। फिलहाल योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता के तौर पर आंदोलन में काम करते रहेंगे। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कल से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कल से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी जिले से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। प्रियंका महिलाओं को 40% टिकट देने की पहली प्रतिज्ञा का ऐलान कर चुकी हैं। बाकी 6 प्रतिज्ञाएं वो कल जाहिर करेंगी। कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा लड़कियों और महिलाओं के लिए थी। उनके लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के 40% टिकट देने की प्रतिज्ञा की है। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। बाराबंकी के एक मैदान में अब ये तैयारियां हैं कुछ नई प्रतिज्ञाओं के ऐलान और उन्हें आवाम तक पहुंचाने के लिए सफ़र पे निकलने की। इसी मैदान में प्रियंका एक जनसभा करेंगी और बाराबंकी से झांसी तक का सफ़र तय करने वाली एक यात्रा को रवाना करेंगी। प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में कई जगह से, अनेक जगह से निकलनी है और जो बुंदेलखंड की तरफ जानी है वो प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से स्टार्ट होनी। तो यहाँ बाराबंकी की प्रतिज्ञा यात्रा को स्टार्ट करने के लिए प्रियंका जी यहाँ आ रही हैं। कांग्रेस ऐसी 3 प्रतिज्ञा यात्राएं एक साथ शुरू कर रही है। एक यात्रा वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचेगी। दूसरी यात्रा बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी पहुंचेगी और तीसरी यात्रा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए मथुरा पहुंचेगी। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अवाम तक पहुंचने की ये कांग्रेस की पहली बड़ी कोशिश होगी और चुनाव तक ऐसे सिलसिले जारी रहेंगे। बाराबंकी में सरफराज वारसी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कबाड़ में क्यों जा रहे हैं रसोई गैस के सिलेंडर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। इरादा था देश के उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्वच्छ रसोई ईंधन देना जो आज भी पुराने, असुरक्षित तथा प्रदूषित ईंधन का प्रयोग खाना बनाने में करते हैं। सरकार गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल और गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाओं को घरेलू रसोई गैस उपलब्ध करा रही है, लेकिन अक्सर देखा गया कि पहले रिफिल के बाद ये सिलेंडर बेकार ही पड़े रहते हैं और अधिकांश लोग दोबारा सिलेंडर लेने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन भिंड से जो तस्वीर आई है वो योजना की प्रासंगिकता को लेकर गंभीर प्रश्न उठा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर से गृह मंत्री अमित शाह ने की, लेकिन उसी राज्य के भिंड में अब ये सिलेंडर कबाड़ में बिकने लगे हैं। योजना के साथ जो चूल्हा मिला था वो भी भूसे के ढेर के बीच कबाड़ में पड़ा है। 1000 रुपया का सिलेंडर भरवा के मजबूरी बच्चों को पाले। योजना के लाभार्थी वापस गोबर के कंडे और लकड़ी जलाकर चूल्हा सुलगा रहे हैं। करें भी तो क्या, सिलेंडर के दाम 925 रुपए से 1050 रुपए के आसपास है, जो इनकी पहुंच से दूर है। महंगी ये सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे, 4 बच्चे, मजदूरी करते आदमी, कहाँ से भरवाएं। यहाँ क्या है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उस चक्कर में महिलाएं ऑनलाइन तो कर देती हैं सिलेंडर, पर लेने इसलिए नहीं आ पाती कि उनके पास पैसे की व्यवस्था ही नहीं हो पाती उतनी। भिंड जिले में 2,76,000 लोगों के पास गैस कनेक्शन है, जिसमें से 1,33,000 कनेक्शन उज्ज्वला के तहत मिले हैं। प्रशासन का कहना है कि लगभग 77% लाभार्थियों को वो गैस दे चुके हैं, बाकी के लिए सर्वे जारी है। दूसरे चरण में लगभग 9 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। देश भर में लगभग 9 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 74 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। वैसे कबाड़ में सिलेंडर मिलने पर जिला आपूर्ति अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हालांकि कनेक्शन वापसी के सवाल पर वो चुप्पी साध लेते हैं, नियमों का हवाला देते हैं। पूरा कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है, उसमें रेगुलेटर, चूल्हा और उसकी रिफिल भी फ्री दे रहे हैं। इस बार पहली बार शासन ने रिफिल भी फ्री कर दी है उसकी। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग सिलेंडर भरा नहीं रहे हैं, कबाड़े में बेच रहे हैं। ऐसी जानकारी हमें नहीं है। नहीं, अगर आपके पास ऐसी जानकारी आती है तो उज्ज्वला योजना की कंपनियों को हम निर्देशित करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए हम बताएंगे।
सरकार कनेक्शन वापसी का ठोस आंकड़ा नहीं देती, लेकिन एजेंसी संचालक कहते हैं कि लगभग 70% लाभार्थी दोबारा गैस भरवाने नहीं आ रहे हैं। उज्ज्वला के नए नए और चमचमाते इश्तिहार के बीच सरकार एक बेहद पुरानी और बुनियादी बात भूल जाती है कि गरीबों के लिए चूल्हा कोयले से जले या गैस से ज़्यादा अहम है कि चूल्हा जलता रहे। और इस महंगाई में तो चूल्हा जलाते रहना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं रही। भिंड से दिलीप के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे सेना की महिला अफसरों को मिली बड़ी जीत। सेना की 39 महिला अफसरों को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। अब इन महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिल पाएगा। बाकी बची 25 महिलाओं को स्थायी कमीशन ना देने की वजह कोर्ट ने सेना से पूछी है। देश की सबसे बड़ी अदालत से सेना की 39 महिलाओं को बड़ी राहत मिली। लंबी लड़ाई के बाद अब इन महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इन महिलाओं को 1 हफ्ते के भीतर स्थायी कमीशन देने के आदेश जारी करे। सेना के 72 महिला अधिकारियों ने सेना और रक्षा मंत्रालय के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की थी। इनमें से एक महिला ने सेना से रिलीज करने की अर्जी दी है। वहीं सेना ने 7 को मेडिकली अनफिट पाया है, तो 25 महिलाओं को किसी न किसी वजह से अस्थायी कमीशन देने से मना कर दिया। आज 39 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उनके रिकॉर्ड को जांच करने के बाद उनको परमानेंट कमीशन के लिए उपयुक्त पाया गया है। यह एक ऐतिहासिक जीत है इन महिला अधिकारियों की। इवन वो 26 महिला अधिकारियों का जिनको अभी आर्मी यह स्टैंड ले रही है कि उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा सकता, इवन उनके भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वैसे 25 महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने की वजह सेना को बतानी होगी और कोर्ट में हलफनामा भी दायर करना होगा। अदालत ने जानना चाहा है कि क्या इन्हें अदालत के पुराने आदेश के आधार पर ही मना किया गया है। इंडियन आर्मी की महिला अधिकारियों की लड़ाई तारीख पे तारीख करते हुए आज एक मुकाम पर पहुंची है, जिसमें परमानेंट कमीशन 72 में से केवल 39 महिला अधिकारियों को मिला है। यानी कि बाकी महिला अधिकारी जो इतने लंबे टॉर्चर से गुजरी, जिसमें न केवल उन्होंने अपने कलीग्स का क्रिटिसिज्म सहा, उसके अलावा समय लगा, इतने वकीलों की फीस गई, परिवार की और खुद की उम्मीदें भी टूटी हैं। मैं समझती हूँ जब वे 20 साल सर्विस कर ही चुकी हैं, अपनी योग्यता सिद्ध कर ही चुकी हैं, तो एक दायित्व की तरह भारतीय सेना को उन्हें परमानेंट कमीशन देकर एक स्थायी करियर दे देना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है। सेना में वैसे तो अभी 1500 के करीब महिला अफसर हैं। पुरुष अफसरों की तादाद 48,000 के आसपास है। पुरुष अधिकारियों की तुलना में यह संख्या करीब 3% है। इन महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। कुछ एक महिलाओं के लिए लड़ाई अब भी जारी है। अच्छी बात यह है कि इस वजह से सेना में और महिलाओं के आने का रास्ता खुला है। नई दिल्ली में आशीष भार्गव के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।